हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और वही कंटेंट जे डबल ई नीट यूनिट नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अरे ब्लैक मैटर नहीं, बल्क मैटर। तो ये हमारा सेशन नंबर 2 है इलास्टिसिटी का। इससे पहले सेशन नंबर 1 में हमने स्ट्रेस के काफी एग्जाम्पल किए हैं। मतलब स्ट्रेस माइंड का स्ट्रेस नहीं है, प्रॉपर्टी एक स्ट्रेस है, उसके ऊपर एग्जाम्पल काफी सॉल्व किए हैं। अगर आपने सेशन नंबर 1 नहीं अटेंड किया है तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप सेशन नंबर 1 पर जाइए और वहां पर जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो सॉल्व करने के बाद अब सेशन नंबर 2 शुरू कीजिए। तो इस सेशन में क्या करेंगे हम यहां पर सीखेंगे हुक्स लॉ। अरे यार, वो चीजें टांगने वाले हुक की बात नहीं हो रही है। मूवी में आपने काफी बार देखा होगा ऐसा हुक, लेकिन उसकी बात नहीं है। ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ रूल दिया था, जैसे कि न्यूटन ने दिया था, वैसे ही हुक्स ने अपना हुक्स लॉ दिया। और क्या करेंगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस अगेन। हाँ, तो स्ट्रेस तो आता ही रहेगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। और कैसे हम सीखेंगे काफी JEE नीट या तो JEE एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है? हमने पहले सेशन में भी इलास्टिसिटी का डिस्कशन किया है और उसके ऊपर काफी एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। अब देखो, ये तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। क्या बोलता है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल की कुछ कैपेसिटी है, मटेरियल की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन, मतलब कि रीगेन मतलब कि जो पुराना था वो गेन करना, मतलब पुराना कुछ जो भी था वो वापस ले लेना। रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आप ऐसा जो स्माइली बॉल आता है ना, येलो कलर का स्माइली बॉल को आप ऐसे कंप्रेस करो, दबाओ, तो क्या होगा? वो थोड़ा साइज में कम हो जाएगा। उसको छोड़ दो तो क्या होता है? वो वापस चला जाता है अपनी शेप और साइज में। वही उसकी प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यहां पर एक स्प्रिंग का जो हवा में लटक रही है स्प्रिंग, उसका एग्जांपल लेकर अगेन फिर से समझते हैं। ये हमने पहले भी समझ लिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, हवा हमारा स्प्रिंग लटक रही है और क्या हुआ? स्प्रिंग गिरी, तो हमें पता है स्प्रिंग बाउंस होता है, वो तो अलग प्रॉपर्टी हो गई। स्प्रिंग बाउंस हो गई। देखो अब क्या है कि स्प्रिंग यहां पर है, उसकी कुछ लेंथ है L। अब स्प्रिंग जो है उसकी अभी कुछ लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मतलब का ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस ले लेते हैं L। इतनी स्प्रिंग की लेंथ है। अब क्या करेंगे? अब ऊपर से देखो एक कोई उंगली करने वाला आया, उसने उंगली की तो क्या हुआ? ऊपर से किसी ने उंगली की तो क्या हुआ? स्प्रिंग की देखो लेंथ कम हो गई, स्प्रिंग की लेंथ कम हुई, मतलब इसको बोलेंगे कंप्रेशन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। यहां पर देखो स्प्रिंग की लेंथ कम हुई, मतलब कि ऑब्जेक्ट कंप्रेस हुआ, ऑब्जेक्ट कंप्रेस हुआ ऑफ कोर्स। तो देखो यहां पर डेल्टा L जितनी उसकी लेंथ डिक्रीज हुई। अब देखो डेल्टा L चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि लेंथ में कुछ चेंज हुआ। अब उसी लोड को मैं ऊपर, देखो ऊपर की साइड अगर लोड देता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रेच, मतलब कि कंप्रेशन, मतलब कि कंप्रेशन बोलेंगे, उसको कंप्रेशन बोलेंगे। तो देखो यहां से ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L थी, अभी लेंथ इंक्रीज हो गई, उसको बोल देते डेल्टा L। मतलब अब टेंसाइल लोड लगा हुआ है तो कंप्रेशन लोड लगा हुआ, उसमें कुछ लेंथ में तो चेंज होगा, सही है ना? तो जो चेंज है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। और जो लोड उसको चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन फोर्स और डिफॉर्मिंग लोड। अगर मैं फोर्स को हटा देता हूं, फोर्स निकाल दिया तो क्या हुआ? फोर्स निकाल दिया तो क्या हुआ?
देखो खुद की जो डायमेंशन था वही डायमेंशन पर वापस चला गया, ओरिजिनल लेंथ पर वापस चला गया। तो वही तो है उसकी प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जो हमने फोर्स लगाया था अगर वो निकाल लेते हैं तो खुद जो ओरिजिनल शेप था वहां पर चला जाता है। वो स्माइली बॉल कंप्रेस किया, छोटा हो गया, छोड़ दिया तो बड़ा हो गया, मतलब उसकी साइज का हो गया यार बड़ा, मतलब जाइंट नहीं हो गया यार। हमने जाइंट वाला एक एग्जांपल लास्ट में सॉल्व किया था, याद हो तो आपको। तो यही तो है इलास्टिसिटी। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस क्या सीखा था? बिल्कुल सीखा था। क्या है स्ट्रेस? इट्स अ रिएक्शन फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। सपोज वही रबर का हम बॉल पकड़कर चलते हैं, अगर ये येलो कलर तो दिख नहीं रहा है तो थोड़ा कलर बदल लेते हैं भाया, ग्रीन कलर लेते हैं। यहां पर देखो रबर है, रबर आपके पास रबर है ना, इरेजर, वो मटेरियल तो वैसे रबर ही है। तो आपने इरेजर चलो पकड़ लिया हाथ में और क्या करना है, इरेजर को यहां से खींचना है, दोनों साइड से खींचना है। तो खींच इरेजर को, और खींच मेरी फोटो वाला नहीं यार, इरेजर को खींचना है। तो इरेजर को खींचूंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वो यहां से लेंथ बढ़ेगा, इरेजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इरेजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, सही है ना, इरेजर लंबा हो जाएगा। तो ये जो लंबा है उसकी बड़ी है यार, इरेजर को पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, उसके अंदर करोड़ों या तो हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे। एटम क्या है कि उसका अंदर अंदर कनेक्शन होता है, सब उसको अट्रैक्शन होता है या तो कुछ भी हो, उसकी जगह वो छोड़ना नहीं चाहता है। अट्रैक्शन के कारण उसकी जगह फिक्स है, क्योंकि अभी वो न्यूट्रल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। लेकिन क्या किया हमने, तो इसको स्ट्रेच किया तो उसकी जगह थोड़ी थोड़ी दूर तो चला जाएगा ना। तो उसको दूर जाना पसंद नहीं है, वो उसकी जगह पर वापस जाने के लिए फिर से वो फोर्स करेगा। वही रिएक्शन फोर्स या तो रिस्टोरिंग फोर्स, उसको बोलेंगे सिग्मा। अगर लोड यहां पर बाहर की साइड जा रहा है तो उसको बोलेंगे सिग्मा टेंसाइल, सिग्मा टी भी लिख सकते हैं उसको, सिग्मा टी। एंड वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है। तो हमने ये वाला काफी डिटेल में पढ़ा था लास्ट टाइम। तो ये तो हो गया, एक हमने स्ट्रेस जनरेट हुई उसका बात हुई। उसके बाद बात करते हैं, क्या लिखा है, इफ द बॉडी इज स्ट्रेच्ड, मतलब कि यहां पर दोनों जगह पर हमने खींचा, इसको खींचा, स्ट्रेच बाय टू इक्वल फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा और अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर खींचेंगे तो उसका जो रिएक्टिव फोर्स होगा, न्यूटन ने बोला है थर्ड लॉ में, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, हाँ बोला है ना, तो वही तो यहां पर है एप्लीकेबल। तो वो जो टेंसाइल है, मतलब कि स्ट्रेच किसी भी की चीज को बाहर की तरफ खींचोगे एफ, तो क्या लगेगा उसमें, अंदर की साइड वो रिएक्शन लगेगा, और रिएक्शन जो फोर्स है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस, रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एफ बाय ए, उसी को बोलेंगे हम स्ट्रेस। ए वाली है वो टेंसाइल है। अब देखो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट जो है उसको दबाएंगे, मतलब कि अंदर की साइड फोर्स लगेगा। कंप्रेशन में हम अंदर की साइड फोर्स लगेंगे, मॉलिक्यूल्स यहां पर था, थोड़ा नजदीक आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स को अगर वापस जाना है, फिर उसको वापस जाना है तो रिवर्स डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा, यहां पर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। वो कंप्रेस हो गया है तो उसको वापस जाना है, अपनी जगह पर रिस्टोर करना है। तो यहां पर जो रिस्टोरिंग है उसको सिग्मा फोर्स लगाए, कंप्रेशन सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए। अब देखो मैथमेटिक्स में कंप्रेशन और टेंसाइल में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, सही है ना। अब उसके बाद हमने एक डेफिनेशन या तो हमने एक स्टेटमेंट लिया था कि इन डेली लाइफ वी फील दैट मटेरियल विच स्ट्रेचेस मोर इज मोर इलास्टिक। देखो रबर होता है ना, रबर 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 रबर, अंडरवियर का रबर ले लो यार। तो रबर अगर मैं यहां पर अंडरवियर को खींचूंगा तो क्या होगा, वो तो लंबा होगा, मतलब कि मोटे आदमी को नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि किसी भी रबर को हम खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ज्यादा। तो हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा अगर मैं खींच पाता हूं तो ज्यादा
इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन यार वही तो गलती है, वही तो प्रॉब्लम है। फिजिक्स को नहीं बताता है। फिजिक्स क्या बताता है? जो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, और जो स्ट्रेस है वही तो इलास्टिसिटी का और उसका मेजरमेंट है। तो यहां पर सिग्मा है उसका मेजरमेंट, तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ा डेफिनेशन यार वही एग्जांपल है। देखो यहां पर एक हमने रबर स्ट्रिंग लिया है आपकी अंडरवियर में से, यहां पर रबर हमने निकाला और यहां पर रख दिया। रबर का जो एरिया है यहां पर देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो उसका एरिया मान लेते ए, कुछ फिक्स एरिया, इतना छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया है ए, और रबर को यहां पर रबर का एरिया है और वही साइज का, वही साइज, वही एरिया का हमने लिया है दूसरा स्टील का रोड। दोनों का एरिया वही लिया है हमने स्टील का रोड, और दोनों की लेंथ भी वही ले रहे हैं। देखो एरिया में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों का एरिया इक्वल है। लेंथ भी हम इक्वल ही लेंगे, लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों लेंथ भी इक्वल, दोनों का एरिया भी इक्वल। अब क्या है कि ऊपर में दोनों को जगह पर मैं एक इक्वल फोर्स लगाता हूं, दोनों को मैं इक्वल फोर्स से खींचता हूं, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं। यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, नीचे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहां पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। आप मुझे बताओ कि कौन सा मटेरियल लंबा खींचेगा? कौन सा मटेरियल लंबा खींचेगा, मतलब लंबा ज्यादा होगा? लंबू कौन सा है? आपका जवाब सही है कि रबर जो है वो लंबू ज्यादा होगा। बिल्कुल लंबू ज्यादा रबर ही होगा। और जो स्टील का वायर है वो उसकी इंक्रीज ऑफ लेंथ कम होगी। इवन हम अपने हाथ से तो उसको इंक्रीज पे नहीं कर सकते। देखो मटेरियल उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन होती है। तो यहां से हमें क्या सीखा कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें रबर जो है वो ज्यादा खींच रहा है और मेटल जो है कम खींच रहा है। फिर भी वहां से आपको इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी का पता नहीं चला है कि इलास्टिसिटी मतलब उसका खिंचाव ज्यादा है, वो नहीं है। इलास्टिसिटी बताता है, इसका कैपेसिटी बताता है। कैसे? चलो आगे बढ़ते। देखो दोनों का एरिया सेम था, लेंथ भी सेम थी। अगर मैं यहां पर दिखाता हूं उसको 1000 किलोग्राम में उसको देता हूं, मतलब कि इसको यहां पर मैं टांग दूं वायर को और इसको मैं 1000 किलोग्राम नीचे वेट लगा देता हूं, और यहां पर रबर जो है आपके इलास्टिक में से निकाला था ना वो वाला रबर, यहां पर उसको भी मैं वजन देता हूं 1000 किलो उसके नीचे लगाऊंगा, तो क्या होगा यार? रबर खींच जाएगा और टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पर वायर, शायद वायर आपकी कैपेसिटी बहुत, वायर की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, तो क्या होगा? वायर वो 1000 किलोमीटर पॉसिबल है कि 1000 किलोमीटर लंबा तो होगा, रबर जितना नहीं होगा लंबा, लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो क्या हुआ? देखो कैपेसिटी मेटल की ज्यादा है कंपेयर टू रबर, और जो इलास्टिसिटी जो दिखा रही है वो प्रॉपर्टी उसका खिंचाव नहीं दिखा रहा है। कितना फोर्स ज्यादा ले सकता है मटेरियल वो दिखा रहा है। इक्वेशन क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और जो सिग्मा जो दिख रहा है ना वही इलास्टिसिटी दिखाता है। सिग्मा जो दिख रहा है ना वही इलास्टिसिटी दिख रहा है। देखो एरिया तो दोनों में कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या हुआ? फोर्स, मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना वो ज्यादा लोड ले पाएगा मटेरियल वही ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। यहां से इस बात को समझ लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर नीट जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, फटाफट आंसर आता है। वो जो टाइम बचा क्या, वो दूसरे में एग्जाम्पल में आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सभी एग्जाम्पल इतने इजी नहीं आते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट में नहीं समझे तो फिर गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है दया, वही होगा यहां पर। तो फिर हम आगे का टॉपिक लेते हैं, स्ट्रेन। अभी तो स्ट्रेस की सर बात कर रहे थे, अभी स्ट्रेन में कहां पहुंच गए? अरे स्ट्रेन उसके बाद आता है। अब देखो यहां पर जो एल लेंथ है, यहां पर जो हाईलाइट कर देते, यहां पर जो रेड कलर का जो मैंने उसका बाउंड्री बनाया है ऑब्जेक्ट का,
तो 1 नंबर जो लिखा है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं, अप्लाई किया फोर्स, एफ अप्लाई किया यार, वो हो जाता है ऐसा। यहां से एफ मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, उसकी देखो यहां पर देखो इंक्रीज हो गई लेंथ। फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ी, कितनी बढ़ी, डेल्टा एल जितनी। तो फिर अगला एक टर्म भेज दिया लोगों ने कि यार एक और टर्म ले लो, क्या है, स्ट्रेन। तो क्या है, चेंज इन द लेंथ, लेंथ में जो चेंज हुआ, चेंज इन द लेंथ कितना है, डेल्टा एल। चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज, क्या लिखा है, लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। दो नाम है इसके, एक तो लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकते हो, दूसरा लीनियर भी बोल सकते हो। सी अलोंग दी फोर्स, अगर देखो फोर्स अलोंग दी फोर्स, अगर लेंथ इंक्रीज, फोर्स हम डायरेक्शन में डाल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल। वो डायरेक्शन को ही लॉन्जिट्यूडनल ऐसे बोलते हैं, या तो उसको बोल देंगे लीनियर स्ट्रेन। तो दोनों नाम याद रखने हैं, सिंपल स्ट्रेन बोलो तो भी उसको लीनियर स्ट्रेन ही बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल मतलब भी लीनियर स्ट्रेन, वो सभी लीनियर स्ट्रेन ही है। तो क्या इक्वेशन आया बना हमारा, स्ट्रेन मतलब कि लीनियर स्ट्रेन या तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब कि इतना लेंथ यहां से खींचाओ से इतना लेंथ बढ़ा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसको एक सिंबल भी दिया गया है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है यार, वन ड्राइंग का तो हमें पता चल गया, लीनियर और से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का तो पता चल गया। अब दूसरा स्ट्रेन उठाते हैं, क्या है, लेटरल स्ट्रेन लिखकर आया, देखो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या लिखा है, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल। सी यहां पर हमने फोर्स लगाया, यहां पर हम इस ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, खींचा हुआ यहां पर। सी साथ में ऐसा भी होगा कि थोड़ा डायमीटर में भी तो रिडक्शन आएगा, डायमीटर भी थोड़ा कम होगा। डायमीटर में जो चेंज होता है वो लेटरल स्ट्रेन में आएगा। तो नीचे के ड्राइंग में आ जाओ, अब यहां पर दिख रहा है नीचे में जो राउंड किया, बाउंड्री बनाई, वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर। तो यहां पर देखो डॉटेड लाइन, वो जो है डॉटेड का वाला जो पोर्शन है वो है ओरिजिनल शेप। और यहां से लगाया फोर्स, लगाया यहां पर फोर्स लगाया, दोनों साइड तो खींचा हुआ, लेंथ तो इंक्रीज हुई, लेंथ तो इंक्रीज हुई, पर आप देखो डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर, यहां पर ओरिजिनल डायमीटर इतना है, ओरिजिनल डायमीटर इतना है, पर खींचाव के बाद डायमीटर देखो थोड़ा कम हो गया, डायमीटर में थोड़ा कमी हो गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें कंसिडर नहीं करने, यहां पर क्या लिखा है, चेंज ऑफ लेंथ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वही दोनों पॉजिटिव ही काउंट करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ की बात हो रही है, चेंज ऑफ लेंथ की बात हो रही है। तो क्या है, स्ट्रेन इज स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। देखो यहां पर ऊपर का ड्राइंग अगर देखो तो अलोंग दी जो होता है उसको बोलेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल, अलोंग जो भी होता है डायमेंशन उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन। और उसको अगर मैं ले लूं परपेंडिकुलर, मतलब के परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स, तो इस डायमेंशन को बोलते हैं लेटरल, LATERAL, उसको बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। तो लेटरल डायमेंशन में जो भी चेंज होता है टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर। देखो सर्कुलर है तो डायमीटर ले लो, सर्कुलर है तो डायमीटर ले लो, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। अगर सर्कुलर नहीं है, अगर स्क्वायर शेप है तो क्या करोगे, अगर स्क्वायर शेप है तो उसका पेरिफेरी ले लो, मतलब कि लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन, चेंज इन द लेटरल डायमेंशन, चेंज इन द लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, सो डेल्टा V बाय V। तो आपको एक स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन समझ में आया होगा, दूसरा आया होगा लेटरल स्ट्रेन। अभी लीनियर स्ट्रेन का तो हम अभी भी यूज कर लेंगे फटाफट, इसी टॉपिक में यहां पर यूज करेंगे, लेकिन लेटरल स्ट्रेन का थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, उसके बाद लेटरल स्ट्रेन के डायरेक्ट एग्जांपल भी हम काउंट करेंगे। तो यहां पर डेल्टा D बाय डेल्टा V नहीं है, वो टाइप ऑफ मिस्टेक है, डेल्टा D बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
अब बचा क्या, ये ड्राइंग हमने ले लिया, दूसरा ड्राइंग ले लिया, तीसरा ड्राइंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यूब वाला दिख रहा है, क्या है वो देखते हैं। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या तो वॉल्यूम स्ट्रेन। आपकी बुक में वर्ड दिया गया है वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम काम कर पप्पा जग जाएगा, रे वो वाला नहीं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। देखो यहां पर, अगर यहां पर क्यूब दिखा है, यहां पर देखो बाउंड्री बना लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बना लेते हैं। अगर देखो ये रबर का बनाया हुआ है, ये रबर का बनाया हुआ है और हवा, अब रबर का बॉल गिन लो ना, रबर का जो एयर का बलून गिन लो, बलून। तो क्या है कि बलून जो है उसको पानी में घुसा दो अंदर, तो क्या होगा, सारी जगह पर वो प्रेशर करेगा, सब जगह पर प्रेशर करेगा, और ये बलून जो है वो क्या होगा, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो पूरा वॉल्यूम कम होगा। मतलब कि देखो पूरा मटेरियल कंप्रेस हो रहा है। कैसा होता है, सबमरीन आप देख लो, सबमरीन पानी के अंदर, दरिया में अंदर होती है, तो सबमरीन में भी कंप्रेस ऊपर लगते हैं, तो सबमरीन थोड़ी सिकुड़ जाती है, बहुत कम होता है लेकिन सिकुड़ती है। तो जो चेंज बदला, वॉल्यूम कम हुआ टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई होगी। वॉल्यूमेट्रिक का हमारा पास सेपरेट सेशन है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक के काफी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेटरल स्ट्रेन के भी एग्जांपल हम अलग से सॉल्व करेंगे। यहां पर हम मेजरली फोकस करेंगे लीनियर स्ट्रेन। देखो कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो तो लीनियर स्ट्रेन ही है, समझ गई ना। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते। कॉपर रोड 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर का देखो कॉपर का लंबाई वाला वायर है, ये वाला पकड़ लेते हैं। कॉपर का कलर तो ग्रीन नहीं होता है, लेकिन इसका चलो लेंथ है, वो लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर का लेंथ है। इट इज स्ट्रेच, मतलब खींचा, स्ट्रेच। यहां पर देखो ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर, स्ट्रेच कितना हुआ, उसका नाम है डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर खींचा हुआ। सो स्ट्रेन विल बी, ऑप्शन दिया है 10 पावर माइनस 4 वॉल्यूमेट्रिक। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक तो वॉल्यूम में चेंज होगा तब होगा, तो यहां पर वॉल्यूम की बात ही नहीं हुई है, तो उसको निकालो। यहां पर भी नहीं है। लॉन्जिट्यूडनल है, हाँ लॉन्जिट्यूडनल चेंज ऑफ लेंथ जो होगा वो अलोंग दी फोर्स है, फोर्सेस के अलोंग है तो लॉन्जिट्यूडनल होगा, या तो लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाला नहीं है। तो आंसर सी तो करेक्ट है, लेकिन ये वाली वैल्यू भी देख लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन हमारा, लेंथ इज 2, डेल्टा एल 1 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट करना है तो 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। हमें पता है 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो ऑपोजिट में 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। अब स्ट्रेन क्या इक्वेशन क्या है, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल यहां पर रख दो 10 पावर माइनस 3, एल की वैल्यू यहां पर रख दो 2। तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4, और जो जनरेट हो रही है स्ट्रेस वो लॉन्जिट्यूडनल है, वॉल्यूमेट्रिक नहीं है। इस बार तो सीधा ही JEE 2006 का क्वेश्चन आ गया है, वहां पर हमारे सामने सीधा ही क्वेश्चन है। स्ट्रेन में से क्वेश्चन आया है, अ वायर एलोंगेट्स बाय स्मॉल एल मिलीमीटर। सी एलोंगेशन मतलब इंक्रीज ऑफ लेंथ, अ वायर एलोंगेट्स मतलब कि जो एल लिखा है वो है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल स्मॉल एल मिलीमीटर। देखो काफी बार डेल्टा एल की जगह पर स्मॉल एल भी होता है, मतलब कि वो चेंज इन लेंथ बताता है। क्या लिखा है, अ वायर एलोंगेट्स एट बाय 1 मिलीमीटर व्हेन अ लोड W इज हैंग फ्रॉम इट। तो यहां पर क्या है कि सिंपल जो है थोड़ा ड्राइंग बना लो आप। यहां पर ए है, ऊपर लगा दिया वायर लगा दिया और नीचे वेट लगा दिया W। देखो यहां पर दौड़ बना देता हूं मैं, वायर को लटका दिया, मतलब कि यहां पर ये लटका है मास W। नीचे कितना आएगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां पर है वायर लटका हुआ है, उसकी लेंथ L है, और ये W के कारण उसको जो लेंथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो है स्मॉल l। वही लिखा है ना, हाँ वही लिखा है, वायर एलोंगेट्स।
वायर को अगर मैं डब्ल्यू वेट यहां लगा देता हूं तो उसकी जो लेंथ है वो एल प्लस स्मॉल एल हो जाएंगी। सही है। इफ द वायर गोज ओवर द पुली, मतलब कि वही वायर की बात कर रही है, पुली के ऊपर लटका दिया। देखो यहां पर है ड्राइंग नंबर, देखो दूसरा, यहां पर जो दिखा है ना सी वाली पुली, यहां पर मैं उसको बाउंड्री बना लेता हूं, बबलू की बाउंड्री हो गई। तो यहां पर देखो वही वायर है, टोटल लेंथ एल है, और क्या है, दोनों साइड वेट डब्ल्यू हैंग कर दिया है, और लेंथ है वो आधी लेंथ एक साइड है, राइट हैंड साइड है, दूसरी जो आधी लेंथ है वो लेफ्ट हैंड साइड है। देखो यहां पर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको यहां पर वेट है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों का डब्ल्यू करके यहां पर 2W कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसे जो पुली और वेट वाले जो रोप वाले एग्जांपल है वहां पर भी आप वो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो बिल्कुल गलत है। देखो हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताया, हम यहां से बीच में से इसको काट लो, बीच में से काट लो तो क्या है, यही कंडीशन को मैं ऐसे भी डायरेक्ट बता सकता हूं। वायर यहां से ऊपर से सी पॉइंट से फिक्स है क्योंकि मूव नहीं हो रहा है, सी पॉइंट से फिक्स है, यहां से बीच में से काट लो। तो यहां पर जो वायर लगाया है वो डब्ल्यू है, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है वो L/2। सर्कुलर फ्रिक्शन वो सब निगलेक्ट कर दो आप। तो L/2 वायर में मैं डब्ल्यू वेट लगाता हूं तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। देखो यहां पर ओरिजिनल में अगर मैंने L में लगाया तो L प्लस हो रही है W। अगर L/2 वायर है, लेंथ है, उसमें डब्ल्यू वेट में लगाऊंगा तो वो भी स्मॉल L/2 ही इंक्रीज होगा। अरे आधा वायर है तो आधा ही होगा ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर देखो घर पे रबर की बैंड पड़ी होगी, रबर की बैंड पड़ी है, ठीक है, उसका अगर रबर की बैंड यहां पर देख लो, आप एज्यूम करोगे आपके पास रबर की बैंड जो है वो 1 फीट की है, ठीक है। 1 फीट की जो बैंड है उसको यहां पर लगाओ, लटकाओ, और यहां पर नीचे एक 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है तो अप्रोक्सीमेट कोई भी मास लगाओ, और वो कितनी लंबाई, उसकी कितनी लंबाई बढ़ रही है वो मेजर कर लो। फिर क्या करना है, जो रबर है ना उसको एक आधा काट लो, आधा रबर काट लो, आधा रबर काट लो। फिर दूसरा वही 1 किलोग्राम यहां पर लगाओ, कितनी स्ट्रेच होगी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसमें आधी स्ट्रेच होगी। अगर फिर भी आपका आधी स्ट्रेच नहीं हो रही है तो आप एक्सपेरिमेंट में इसमें रबर को फिर आधा कर दो, फिर मेजर करो, फिर आधा कर दो, फिर मेजर करो। देखो यार कम होती जाएंगी। अब आप ऐसा मत क्लेम करना कि नहीं वो तो ओरिजिनल जो एल है उतनी उतनी इंक्रीज हो रही है, आप ऐसा ऐसा फिर यार बनाना मत मुझे। तो क्या होगा कि यहां पर जो ओरिजिनल बड़ी वाली जो लेंथ है उसमें अगर वेट में डब्ल्यू यहां पर ऐड करता हूं तो उसका प्लस एल, एल प्लस एल मतलब के इतना इंक्रीज हो रहा है। अगर इस वायर को मैं आधा कर दूं, देखो वही तो है ना यार, आया वायर को मैं आधा कर दूं तो जो ऊपर वाला जो है वो L/2, नीचे वाला भी L/2 जो बढ़ा था वो तो आधा ही बढ़ेगा। तो डब्ल्यू एक साइड देखो, एक साइड बढ़ा L/2, यहां पर L/2 बढ़ेगा, ऑपोजिट साइड भी L/2 बढ़ेगा, तो पूरा हो जाएगा 2L। हो मिल गया आंसर, मिल गया। सब इरेज कर देता हूं मैं। स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L by L। सो केस ए, अ वायर एलोंगेट्स बाय L, वो तो दिया हुआ है। अब क्या है कि हाफ वायर ले लूंगा तो हाफ वायर का एलोंगेशन आधा हो जाएगा, आधा है L/2 हो जाएगा, और फुल वायर अगर ले लेता हूं तो L/2 प्लस L/2 हो जाएगा। वही तो है हमारा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। देखो यहां पर काफी लोग प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। देखो एक मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैंने कि यहां पर जो फिक्स एंड है और यहां पर मैंने एक रोड, यहां पर कोई रबर की स्ट्रिंग लगा दी, यहां पर मैं उसको फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ सर, ये तो मैं क्लास में बहुत बार एक क्वेश्चन मेरे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है उसको मैं काफी बार पूछता हूं, तो एक क्वेश्चन जब टॉपिक शुरू करता हूं तो पूछता हूं, पहले मैं समझा देता हूं उसको, फिर क्या है इसका मैं बोलता हूं स्ट्रेस, तो बोलते थे यस सर हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए। आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पता है। वही एग्जाम्पल मैं थोड़ा चेंज करके पूछता हूं, यहां पर जो है वही रबर का टुकड़ा है, यहां पर मैंने फोर्स लगाया F,
सामने फोर्स लगाया F, तो इसकी स्ट्रेस मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सामने भी F है, तो लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा सिग्मा, यहां पर F लगा, यहां पर F लगा, वो होगा 2F बाय एरिया। मैक्सिमम आंसर वही आता है सब क्लास में, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत है। देखो आप न्यूटन या तो साइंस पढ़े होंगे, वो फुकरे वाला पढ़े हो ना, हाँ वो बाई बोलती है ना, हाँ हाँ साइंस पढ़ी हूं मैं, मुझे पता है। वैसा होता है, न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या बताया था यार, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन, ऐसा ऐसा था क्या, देयर इज ऑलवेज रिएक्टिव फोर्स in the equal and in the opposite direction. The force is always equal in the opposite direction to the applied force. तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वॉल को इधर खींचेगा, तो वॉल तो उसको खींचने नहीं देंगी, तो क्या होगा, वहां पर लगेगा रिएक्शन, और कितना होगा, वही इक्वल होगा F इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो अगर वॉल और नीचे का देखो, तो एग्जाम्पल तो वही है, देखो इसको निकाल दो, कुछ फर्क दिख रहा है ऊपर और नीचे में, 1 और 2 में कुछ फर्क दिख रहा है, मतलब दोनों में सिग्मा इज इक्वल टू F बाई ए होगा, वही है, समझने की बात है, सब्जेक्ट को समझो तभी मजा आएगा, वरना फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो यहां पर याद रख लो, इन अ केस ऑफ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, अगर वायर सस्पेंडेड ऊपर से लगाया हुआ है, स्ट्रेच अंडर एक्शन ऑफ वेट F सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अदर एंड, the force exerted by the ceiling on the equal and opposite to the weight। तो यहां पर जो फोर्स वायर को जो लगेगा वही फोर्स सीलिंग को भी लगेगा, मतलब कि W नीचे लग रहा है तो W ऊपर की साइड भी लगेगा। अगर हम वायर का वेट निग्लेक्ट कर देते हैं तो नीचे जितना W लग रहा है उतना ही ऊपर W लगेगा, समझ गए। हाउएवर द टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन A इज जस्ट F, बीच में जो भी यहां पर लगेगा सिग्मा वो लगेगा W या तो F ही लगेगा, वो 2W नहीं हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया। और काफी बार यही स्टूडेंट गलती करते हैं, जो हमें गलती नहीं करनी है। अब चलिए आगे बढ़ते, यहां पर देखो दो तो यहां पर ड्राइंग आ गई, क्या है, हुक्स लॉ आया है नया, कुछ समझ रहे हुक्स लॉ क्या है। देखो यहां पर एक स्प्रिंग यहां पर पड़ी हुई है कुछ लेंथ L लेंथ की, और अगर उसको मैं देखो नीचे बढ़ रहा है 6 7 8 9 10 13 न्यूटन, देखो बढ़ रहा है, न्यूटन बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, फिर से लेते हैं, फिर से यहां पर लेते हैं, फोर्स बढ़ा तो क्या हुआ, देखो फोर्स लगाया मैंने डाउनवर्ड साइड, तो स्प्रिंग का लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। फिर से करते हैं यार, मजा आ रहा है इसमें, तो जैसे जैसे मैं उसको लोड बढ़ाता रहा हूं वैसे वैसे उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बगल में देखो ग्राफ दिख रहा है, आपने ग्राफ तो काफी बार बनाया होगा 9th 10 और उसमें काफी बार ग्राफ आता है। तो अगर मैं यहां पर जितना फोर्स लगाया, पहले कितना लगाया था, 0 से शुरू किया होगा, कुछ भी फोर्स नहीं मतलब 0 से शुरू किया, फिर मैं आया 24 तक, तो यहां पर चलो यहां पर ले लेते हैं 0 फोर्स, फिर यहां पर चलो 10 ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं 30 लेते हैं, लाइट ऐसा फोर्स लगाया हमने। और सामने जो पोर्शन है चलो यहां पर लेते हैं 10 मिलीमीटर लेंथ बढ़ी, 20 मिलीमीटर लेंथ बढ़ी, 30 मिलीमीटर लेंथ बढ़ी, तो लेंथ ले लेते हैं मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है, यहां पर चेंज इन सिर्फ लेंथ नहीं है, चेंज इन लेंथ है। तो क्या होता है, तो हुक्स भाई, जो हुक्स भैया दिख रहे हैं ना, हुक्स भैया वो साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से खुद के नाम से लॉ बना लिया। यार आप भी कुछ रिसर्च करो तो आपके नाम से लॉ बना दो। तो अगर मैं यहां पर जो पॉइंट से सारे ले लेता हूं और उस पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, तो देखो हुक भाई ने क्या डिसाइड किया, क्या पाया कि फोर्स और जो हमारे पास यहां डेल्टा एल है, फोर्स और डेल्टा एल है, उसके बीच में तो लीनियर लाइन है, और लीनियर लाइन का हमें पता है ये इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। और वहां कब जो लीनियर लाइन होती है, जब एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल होता है, तभी वो लीनियर लाइन बनती है, बाकी लाइन सीधी नहीं बनेगी, लीनियर लाइन तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अप टू सम लिमिट यार मटेरियल को खींचते जाओ, तो ऐसा नहीं होता है, स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे तो फिर वो वापस नहीं आएंगी बच्चे। तो अप टू सम लिमिट वो मटेरियल की प्रॉपर्टी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रहेगी।
जहां से यह प्रॉपर्टी नहीं रहेगी वो उसको बोल दिया इलास्टिक लिमिट। अगर उसके बाद ये सीधी लाइन नहीं आती है, कैसा ऐसा कर्वेचर आ गया, ऐसा कुछ शेप बन गया, तो वहां से तो फिर बच्चा उसको इलास्टिक लिमिट आ गई, मतलब कि उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट आ गई। अगर वो पॉइंट आप क्रॉस कर गए तो स्प्रिंग को खींचोगे तो फिर स्प्रिंग वापस नहीं आएंगी, वो याद रखना। तो यहां पर हमने सीखा है हुक्स लॉ, और हुक लॉ थोड़ा बात करता है इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल है कब तक, जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक, जब तक है पैरों में जान तब तक ये नाचेंगी। तो इलास्टिक लिमिट का तो हमें पता चल गया है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं इसको इरेज करके। वीडियो फिर से देख लेते हैं, वीडियो चलेगा, नहीं चलेगा तो हम फिर से चलाएंगे। देखो क्या है, अप टू सम लेवल, देखो फोर्स बढ़ा, लेंथ भी बढ़ी, फोर्स बढ़ा, लेंथ भी बढ़ी, यहां तक है फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लेंथ। तो वहां तक की लिमिट तो बोल देंगे इलास्टिक लिमिट। पर अगर आगे बढ़ना है इसको, अगर आगे का आया तो उसके आगे इलास्टिक लिमिट नहीं आएंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा स्प्रिंग देखो इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इलास्टिक लिमिट है, स्प्रिंग को छोड़ दिया तो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हुक्स लॉ तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, हुक्स लॉ क्या कहता है। तो हुक नाम के जो भाई थे, वो जो यार हु वाला हुक नहीं जिसको लटकाने के लिए यूज होता है, वो लटकाने का हुक नहीं है, ये वाली बात नहीं है यार। ये बच्चे का नाम है हुक, अरे बच्चा थोड़ा है यार, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे यार। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमने देखा कि इलास्टिक लिमिट तक ही बात है, उससे कि आगे की बात हुक भाई ने नहीं बताई है, वहां तक की बात बताइए। क्या बताए, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओहो, यहां वहां तो फोर्स और लेंथ की बात हो रही थी, यहां पर अलग बात हो गई। वही है बात, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप कंफ्यूज मत हो। डायग्राम है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखो एरिया हम कांस्टेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी एरिया कांस्टेंट लिया था, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब एफ बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। सामने है एप्सिलॉन है इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अब देखो एल ओरिजिनल लेंथ है, वो थोड़ी बदलने वाली है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो बात यहां पर फोर्स, बात यहां पर किस दो की चीज की है, सारा एक्सपेरिमेंट दो चीज पर टिका हुआ है, फोर्स एंड डेल्टा एल। मतलब कि फोर्स डेल्टा एल का अगर आप ग्राफ बना लोगे तो वही आपका सिग्मा और एप्सिलॉन का ग्राफ आएगा। तो यहां पर अगर ग्राफ बना ऐसे सीधी लाइन आई यहां तक, तो ये जो लिमिट है उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। आगे शायद जो भी बिहेवियर है वो अलग बात है, हम अलग एक टॉपिक है, उसका पूरा टॉपिक आएगा, वहां पर हम समझेंगे कैसे बिहेव करता है। पर मेरे ख्याल से यहां तक आपको पता चल गया, यहां तक की जो लिमिट है उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। वहां तक, यहां तक स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, नहीं दिख रहा है वहां पर, तो वही है रिवर्स प्रोसेस, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। वही बोला हुक भाई ने भी, वही बोला कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन तो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन, स्ट्रेस का हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, तो स्ट्रेस का सिग्मा यूज करते हैं और स्ट्रेन का एप्सिलॉन यूज करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालनी है, यहां पर मुझे ए बच्चा जो बैठा है उसको नहीं चाहिए, तो क्या करूं। ऐसा मैथमेटिक्स में आपने कितनी बार किया है वो बताओ मुझे, काफी बार किया है ना। इक्वल टू कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वही तो हुक भाई ने वही किया, क्या किया, सिग्मा इज इक्वल टू वाई, ए लिया कांस्टेंट, मतलब कि देखो वाई होगा कांस्टेंट, सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन, और जो वाई जो है ना उसको नाम दिया, अब एक नाम नहीं दिया, दो नाम दिए। यार ये लोग क्या है, दो दो नाम तीन तीन नाम दे देते, फिर सब याद रखना पड़ता है हम बच्चों को। सो हियर वाई, देखो अलग अलग बुक में नोटेशन भी अलग अलग मिलेगा। हमारी एनसीईआरटी या तो सीबीएसई के जो भी बुक है उसमें कैपिटल वाई यूज हुआ है,
तो 90% एग्जाम में कैपिटल वाई टर्म यूज होती है। अब 10% में या तो उसको कैपिटल के लिखा जाता है या तो कैपिटल ई भी लिखा जाता है। कैपिटल वाई सबसे ज्यादा आपके 11th 12th में आएंगी, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कैपिटल ई यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यंग्स मॉड्यूलस या तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको, इलास्टिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको। ओह, पता तो चल गया यहां पर। तो देखो क्या है कि सिग्मा है उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा एल बाय एल। यूनिट क्या है, डेल्टा एल का मीटर, एल का मीटर कैंसल, मतलब कि यूनिट लेस हुआ। तो अल्टीमेटली जो y का यूनिट है वही सिग्मा का यूनिट है। मतलब कि y एंड सिग्मा दोनों प्रॉपर्टी है, वही एक ही चीज रिफर करती है, दोनों इलास्टिक लिमिट दिखाती है। ठीक है, तो सिंस स्ट्रेन हैज नो यूनिट, यूनिट ऑफ द मॉड्यूलस इलास्टिसिटी वही है, दोनों का यूनिट वही है। और सिग्मा बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, और y भी उसकी स्ट्रेंथ ही बताती है। ज्यादा y की वैल्यू ज्यादा, मतलब कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा। यहां पर इक्वेशन दिख रहा है ना, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय ए, मतलब कि y अगर वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ा लोड उठा सकेंगी, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अ मटेरियल विथ लार्जर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, मतलब क्या है, y, यंग्स मॉड्यूलस y। समझे आप, यंग मॉड्यूलस अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, तो वो ज्यादा लोड उठा सकेगा, वो ज्यादा लोड उठा सकेगा। और अगर यहां पर y बड़ा है, y इज अ बिग बॉस, तो ये तो एप्सिलॉन थोड़ा कम होगा, एप्सिलॉन थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटे, छोटू हो जाएगा एप्सिलॉन। एग्जाम्पल काफी सॉल्व करेंगे, अगर कंफ्यूज हो तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन नको लेने का। सो क्या कंक्लूजन निकला यहां से निकला, मेटल है लार्जर वैल्यूज ऑफ यंग मॉड्यूलस, मतलब के मेटल जो मैक्सिमम मेटल होती है उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। अब एलॉय स्टील एल्यूमिनियम ले लो, या तो एल्यूमिनियम या कॉपर के साथ मिक्स कर दो, टीन बना लो, जेड बना लो, गन मेटल बना लो, बबिट मेटल बना लो, बबीता नहीं बबीत मेटल अलग आता है। और इलास्टोमियर्स मतलब रबर, या तो रबर की जैसी प्रॉपर्टी होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, काफी सारी चीजें होती है बॉडी के अंदर, वो सभी इलास्टोमीटर होते हैं। उससे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, मेटल की होती है। उसमें से एग्जांपल भी काफी जेडब्ल्यू नीट में पूछे जाते हैं, तो ये चीज याद रख लेना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, आप पहुंचे हैं। Which one of the following physical quantity does not have the dimensions of force per unit area? यहां पर देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया का डायमेंशंस क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन का बताओ मुझे क्या होता है, न्यूटन का होता है F इज इक्वल टू मास एम ए, मतलब किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर रख देते हैं न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 बाय मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो बचा क्या, किलोग्राम बचा, और नीचे बचा, मतलब नीचे बचा मीटर एक बच गया था और एस बच गया था, तो हो गया। क्या ढूंढना, एरिया किसके साथ नहीं है, नॉट लिखा हुआ यहां पर, नॉट है सेम डायमेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस, प्रेशर। फोर्स का है हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो डायमेंशंस यहां पर देखो, किलोग्राम मतलब मीटर का पावर 1, यहां पर है नहीं मीटर नहीं है, वहां से m का पावर 1, m दिखाता है लेंथ, लेंथ का पावर -1 क्योंकि वो नीचे है, और जो दिखाता है यहां पर t जो दिखा रहा है वो है s, तो s के लिए आ जाएगा t, दैट इज फॉर टाइम, t पावर -2। तो डायमेंशन देखो, सबके डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। फोर्स का हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सिर्फ आपको हमने जो यूनिट बनाया ना, डायमेंशन वाला यूनिट पढ़ाया है, उसका थोड़ा रीकैप देना था, इसलिए यहां पर दिखाया। तो फोर्स का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
स्ट्रेस का क्या होता है, सिग्मा फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो इक्वल हो गया। तो मतलब ये आंसर तो सही नहीं है, स्ट्रेस सही नहीं है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल का मीटर, एम का मीटर, डायमेंशन लेस, मतलब एप्सिलॉन डायमेंशन लेस है, मतलब कि स्ट्रेन करेक्ट आंसर है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस का हमें इक्वेशन पता है, क्या है इक्वेशन, सिग्मा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का डायमेंशन होता नहीं है तो सिग्मा का डायमेंशन वही एप्सिलॉन का डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब ये आंसर बी नहीं है। और प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आंसर गलत है। हमारा आंसर जो है वो बी स्ट्रेन। अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखो एनसीईआरटी के बुक के जितने एग्जाम्पल है, सॉल्व अनसॉल्व, वो सारे एग्जाम्पल कीजिए। देखो कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं वहीं से आएंगे और उसमें से थोड़े क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े डेटा चेंज करके, या तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी के कोई भी एग्जाम्पल को छोड़िए मत, सब एग्जाम्पल कीजिए। तो एग्जाम्पल 4 लिखा है, अ स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ डायमीटर 10 मिलीमीटर। देखो यहां पर रोड बना लेते हैं, यहां पर एक रोड बना लेते हैं 10 मिलीमीटर डायमीटर का रोड, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। डायमीटर पता है ना आपको यार, सर्कल बनाते हैं तो उसका जो यहां पर जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको डायमीटर बोलते हैं। एंड लेंथ 1 मिलीमीटर, तो यहां का डिस्टेंस है, लेंथ है यहां पर, लेंथ 1 मीटर है, मिलीमीटर नहीं है, 1 मीटर। तो इसको बोलेंगे एल, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, और यूनिट भी साथ में लिखने की हैबिट रखिए। 100 किलोन्यूटन फोर्स स्ट्रेच, यहां पर कलर बदलते हैं, 100 किलोग्राम, यहां पर 100 यहां पर लगाया, 100 यहां पर लगाया, तो एफ बोल दो उसको। 100 किलो न्यूटन मतलब 10 का पावर 3। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, ठीक है। स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ, कैलकुलेट, सबसे पहले चाहिए स्ट्रेस। क्या इक्वेशन है स्ट्रेस का, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स दिया गया है 100 किलोन्यूटन दिखा है, एरिया डायमीटर दिया है, तो एरिया मुझे मिलेगा क्या, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, आंसर मिल जाएगा स्ट्रेस। दूसरा चाहिए हमें एलोंगिनेशन, मतलब कि डेल्टा एल, तो क्या इक्वेशन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अब एप्सिलॉन नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, देखो यहां पर है सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। यंग्स मॉड्यूलस का यहां पर दिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां से हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा। अगर हमें एप्सिलॉन मिल गया तो एप्सिलॉन क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, लेंथ दी है 10 मीटर का, तो वहां से हमें डेल्टा एल मिलना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको निकाल देते हैं। डायमीटर दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई करना होगा। एल दिया है 1 मीटर, एफ दिया है 100 किलोमीटर, हमने बताया ना ये वाला जो है हमारा बार। तो डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, लेंथ दी है 1 मीटर, तो mm को तो कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, मुझे पता ही है आपका। और यहां से उसको खींच रहा है, कोई बंदूक खींच रहा है, फोर्स 100 किलो न्यूटन। रस्सी खींच की जो होती है ना, वही एज्यूम कर लो, दोनों साइड रस्सी खींच रहा है, और ये रस्सी का जो कैपेसिटी है वो y बता रहा है, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो तो सबसे पहले हमें देखो, जब भी आपको कुछ भी आइडिया ना हो, माइंड में दिमाग में आइडिया ना घुसे, तो उस टाइम यहां पर जो इक्वेशन है ना, मतलब जो भी टॉपिक के इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन लिख लो सामने, तो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कहां रखना है। तो सबसे पहले है स्ट्रेस का इक्वेशन है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय ए। फोर्स हमें डायरेक्ट पता है, एरिया नहीं पता है, तो एरिया तो हमें पता है सर्कल का पाई बाय 4 डी स्क्वायर।
यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो एफ सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, एफ वैल्यू है हमारे पास, एरिया भी है, वैल्यू रख दो यहां पर, आंसर आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर मिल गया है, पहला वाला फर्स्ट का आंसर मिला। अब क्या चाहिए, अब चाहिए स्ट्रेन। इक्वेशन देखो स्ट्रेन का है एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, लेकिन हमारे पास डेल्टा एल भी नहीं है, एल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पर वाला तीसरा इक्वेशन, सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय सिग्मा, यहां पर देखो ढूंढ लिया है हमने, कैपिटल वाई हमारे पास यंग मॉड्यूलस है, बिल्कुल है, यहां पर देखो यंग मॉड्यूलस है। अब अननोन तो एप्सिलॉन है, वैल्यू रख दो, तो एप्सिलॉन आ गया 0.16, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो आप, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मिली, या यूनिट नहीं होता है उसका, परसेंटेज में भी लिख सकते हो आप, उसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो। फिर क्या करें, फिर उसको आगे बढ़ने है, एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल चाहिए हमें, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू भी पता है 1, तो हो गया डेल्टा एल चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0.15 मीटर, मीटर यहां पर मीटर था, उसका मिलीमीटर में है, यहां पर मिलीमीटर है, मीटर नहीं है, आंसर वहां पर आप करेक्ट कर लेना। तो फिर हम आगे बढ़ते हो, एक कुछ रस्सी जैसा आया और कुछ नीचे लटकाया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास हाजिर हो गया है, क्या लिखा है, अ स्टील वायर ओरिजिनल लेंथ, लेंथ दी हुई है 2 मीटर, लेंथ दी हुई है 2 मीटर और डायमीटर दिया है 1 मीटर। यहां पर देखो स्टील का वायर है, स्टील का वायर है, स्टील का वायर है, तो उसकी जो लेंथ है वो तो दी है 2 मीटर, और जो राउंड सर्कुलर डायमीटर है, डायमीटर दिया है मतलब कि वो सर्कल है, ठीक है, वहां से ही पता चल जाता है, डायमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे दिया है कॉपर वायर, कॉपर वायर का लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर है, तो यहां पर कॉपर वायर का लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर जो है, डायमीटर जो है वो है 2 मिलीमीटर। देखो दो लेंथ दी है, मतलब कि नाम इसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा, कुछ नाम करना पड़ेगा, तो नामकरण कर देते हैं, हम बन जाते हैं इसकी बुआ, तो यहां पर लेंथ स्टील का एस लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ स्टील का ds लिख देते हैं, और कॉपर के लिए सी यूज कर लेते हैं, LC/DC, 1 2 भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, जो भी यूज करना है कर लीजिए आप, आपकी मर्जी, ठीक है। यहां तक तो देखो फिगर में दिया हुआ है आर लोडेड एज शोन इन फिगर, तो यहां पर 4 किलोग्राम नीचे लोड दिया गया है, और नीचे का जो लोड है 6 किलोग्राम होगा। अब देखो स्टील और कॉपर का कुछ भी वेट नहीं दिया गया है, तो क्या बता सकोगे कि ऊपर का जो स्टील का वायर है, स्टील के वायर में कितना लोड लगेगा, क्या 4 किलोग्राम लोड लगेगा। अब देखो यहां पर गलती वही करते हैं लोग, स्टील के वायर का 4 किलोग्राम सामने दिख रहा है तो 4 लिख देंगे, नीचे कॉपर के 6 लिख देंगे, लेकिन देखो यार ऊपर स्टील है, उसके नीचे कॉपर लगा हुआ है, तो मतलब यहां पर स्टील के ऊपर 4 किलोग्राम तो आएगा ही आएगा, प्लस नीचे वाला जो 6 किलोग्राम है उसकी इफेक्ट भी वहां पर आएगी, मतलब कि जो स्टील का जो लोड होगा, आप FS लिख देते हैं उसमें, तो उसका हो जाएगा 10 किलोग्राम, लेकिन यहां पर कॉपर में तो उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, तो वो तो वही रहेगा। तो लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टील, ओहो रेशियो ढूंढना है, डेल्टा एल ऑफ कितना लिखना है, स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर, वो रेशियो ढूंढना है। यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है स्टील का YS, इसको बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए YC। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा दिया है उसको यहां पर लिख लेते हैं। तो देखो स्टील का डेटा हम लेते हैं, पहले स्टील के लिए DS एज्यूम करते हैं, DS इज इक्वल टू 1 मीटर, तो हमने 1 मिलीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया,
और स्टील की लेंथ भी दी हुई है टी मीटर 2 मीटर, और उसका यंग्स मॉड्यूलस दिया है वाई एस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। स्टील का तो हमें पता चल गया सर, और क्या करेंगे उसके बाद है कुपर, कुपर नहीं कॉपर। तो कॉपर का दिया गया है डीसी 2 मीटर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर, एलसी जो है वो 1 मीटर, वाईसी है दिया गया है, ठीक है वो दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा लेंथ ऑफ कॉपर। रेशियो है लेंथ कितनी बढ़ रही है स्टील की कॉपर के मुकाबले, वो रेशियो हमें चाहिए। अगर तो यहां पर क्या है, फोर्स हमने ले लिया ऑलरेडी, एफएस स्टील के ऊपर लगेगा 10 किलोग्राम और कॉपर के ऊपर तो वही 6 किलोग्राम ही लगेगा, वो तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अगर यहां से कंफ्यूजन होता है तो क्या बताया था मैंने आपको, इक्वेशन है सारे 4 इक्वेशन है या 3 है जो भी है वो लिख लीजिए। स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन एफ बाय ए। और इस इक्वेशन में यहां पर मैं सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ बाय ए लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल। तो वही तो इक्वेशन है यहां पर, देखो नेक्स्ट इक्वेशन वही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए। लेंथ दोनों वायर की दी गई है, यस बिल्कुल है लेंथ की दी गई है। यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है, यस दिया गया है। फोर्स हमने ढूंढ लिया है। एरिया भी पता है हमें, डायमीटर दिया है मतलब पाई बाय 4 डी स्क्वायर, किसी का भी डायमीटर ढूंढना है तो उसका हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर या तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना तो पता है, मतलब कि ये जो लास्ट वाला जो इक्वेशन दिख रहा है वही हम यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं रीराइट कर सकता हूं, डेल्टा एल इजिकल टू यहां पर एल ऊपर चला जाएगा, एफ एल हो जाएगा, वाई नीचे चला जाएगा तो ए वाई हो जाएगा। तो यहां पर देखो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। अब देखो सारी चीजें हैं हमारे पास, अब हमें रेशियो डायरेक्ट पकड़ते हैं। सो डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो यहां पर अगर मैं लेता हूं रेशियो तो एफ एल बाय ए वाई तो है हमारे पास। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, पहले स्टील का लिख दूं एस, यस यहां पर एस डिवाइडेड बाय अगेन एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई, वाई को अच्छी तरह से लिख देते हैं वाई, ठीक है क्या है कॉपर ची 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 ची। यहां पर एफ एस की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय जी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर लगाना पड़ेगा, 10 जी हो गया 10 जी हो गया, लेंथ है 2 मीटर। फिर देखो ऊपर से देखो सारी वैल्यू हमारे पास है, वो सारी वैल्यू यहां पर रख दी है। तो यहां पर देखो कैंसिल कर दे, जी जी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर है 2 10 का 11 पावर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 10 का 3 पावर भी कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा 4 पाई बाय 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचता है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 6 यहां पर जो उसका जो है ऊपर चला जाएगा और अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3। अल्टीमेट जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 20/3। तो ये तो आंसर, मजा आया क्वेश्चन में। और एक एग्जांपल आ गया, 6 नंबर का एग्जांपल आ गया JEE। अब पुराने जो JEE थी IIT वाली JEE 1981 में पूछा गया था वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नीट 2013 में रिपीट किया है। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट वैसे ही रिपीट होते हैं या तो कभी डेटा चेंज कर कर रिपीट होते हैं। तो आप JEE नीट के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अपना वीडियो तो है ही उसमें, लेकिन सिंपल मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले खुद से सॉल्व करो और सिर्फ मेथड को कंपेयर करो, कि जितनी बार खुद से सॉल्व करेंगे वही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिर्फ वीडियो देखने से तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और जब भी उसको सॉल्व करना होगा तभी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यार कोई भी क्रिकेटर ले लो या फुटबॉल ले लो, अभी तो फीफा चल रहा है तो फुटबॉल ले लो यार, वो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी उसमें एक्सपर्टीज होती है। अगर बार बार
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल खेल नहीं बनेगा। सब जगह पर वही रूल है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो यहां पर एक वायर बना लेते हैं, जो घर में केबल इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, ऐसा वायर बना लेते हैं। यहां पर देखो 4 वायर है, वही एक ही मटेरियल का मतलब क्या होता है, उसका यंग मॉड्यूलस जो y है वो चेंज नहीं होगा, एक ही मटेरियल है, ठीक है। फिर क्या लिखा है विच ऑफ दिस हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, मतलब कौन सा लंबा होगा, वायर को खींचो सबसे ज्यादा कितना खींचेगा वो ढूंढना है। इफ सेम टेंशन अप्लाइड, मतलब कि यहां पर जो टेंसाइल होता है वो बाहर की तरफ जो फोर्स बाहर खींचता है, मतलब स्ट्रेच करता है, उसको टेंसाइल लोड बोलेंगे। तो एफ लगेगा, सभी वायर को एफ लगाना है, मतलब कि एफ भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है। क्या लिखा है यहां पर लेंथ है, पहले वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, दूसरे वायर का है 100 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तीसरे का है 200 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2 मिलीमीटर, चौथे वायर का है लेंथ 300 मिलीमीटर, डायमीटर 3 मिलीमीटर। अगर देखो यहां पर तो लेंथ देखो, लेंथ है वो बढ़ रही है, डबल हुई, फिर यहां पर डबल हुई, फिर यहां पर 1.5 टाइम्स हुई। और ऑन दी अदर हैंड अगर सामने दूसरा देखे तो देखो डायमीटर है 0.5 है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है, सबको पता है। और यहां पर हम इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ बाय ए। जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो इक्वेशन लिख लो, वहां से आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा। इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल नहीं लग रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब यहां से मैं डेल्टा एल को रख दूंगा एक साइड और सामने चलेगा एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। तो वही इक्वेशन देखो यार, मैंने वही लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से देखो, उसमें तो हमने पहले भी देखा हुआ था कि यहां पर सेम मटेरियल है, मतलब कि y है कांस्टेंट है, y चेंज नहीं होगा, और लोड भी इक्वल लगा रहे, मतलब फोर्स भी इक्वल रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा एल में अगर एफ और उसका जो y है दोनों निकालो तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या मैं लिख पाऊंगा, एल बाय ए लिख पाएंगे बिल्कुल। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहां पर मैं पाई बाय 4 भी तो कांस्टेंट हुआ, तो यहां पर लिख दूंगा मैं एल बाय डी स्क्वायर। डेल्टा एल लेंथ प्रोपोर्शनल है एल टू डेल्टा डी स्क्वायर। हो गया। तो एफ इज इक्वल फॉर ऑल वाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, ए इज पाई बाय डी स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय डायमीटर का रेशियो पर ही डिपेंड करता है, दूसरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं एल क्या है 500, मतलब 50 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 0.5 तो हो गया 2000 आंसर आया। L2 का आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो 1000 आंसर आएगा। L3 का आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो 500 आएगा। और L4 का आएगा 333, 3 तिग्गे। सबसे ज्यादा कितना लेंथ बढ़ रहा है, यहां देखो इसका लेंथ बढ़ रहा है, मतलब कि वायर नंबर ए नंबर के वायर का आया था। JEE में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 0.5 मिलीमीटर। अब दूसरा जो आएगा वो है एग्जांपल नंबर 7, फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, वही मटेरियल है। Which of the will have largest extension when the same tension is applied to each? अब देखो क्वेश्चन देखो, हमने जो एग्जाम्पल नंबर 6 वाला जो सॉल्व किया है वही क्वेश्चन है। तो यहां पर वीडियो पॉज करने के बाद आपको सॉल्व कर लीजिए, मैं ये वाला कैलकुलेशन आपको नहीं करवाऊंगा। क्या स्ट्रेस का इक्वेशन है हमारे पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई। तो वहां से हमें क्या पता चलता है, एफ इज इक्वल वाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो एरिया एंड क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय डी स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए, पहला का आएगा 2000, दूसरे का आएगा 1000, तीसरा का आएगा 500, 3333,
वही एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं अलग डेटा बनाकर। तो ए तो वाला बहुत ही सिंपल सा है। आंसर आ गया लेंथ, फर्स्ट वाली जो लेंथ है वो करेक्ट आंसर है। अब हम आप पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखो ये ड्राइंग जो दिख रहा है ना, ये ऐसा ड्राइंग तो हमने लास्ट सेशन में भी तो सॉल्व किया था एक एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल सॉल्व किया था, आप देख लीजिए लास्ट में भी सिमिलर एग्जाम्पल सॉल्व किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा अलग वैल्यू फाइंड करना है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8? अ लाइट रोड ऑफ लेंथ एल। यहां पर देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, बॉर्डर बना देता हूं, तो अंदर जो काला काला जो दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल, यहां पर काला 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 सा काला, तो यह एक रोड है, कोई भी एरिया कोई भी डायमेंशन का है, लेंथ एल है उसकी, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स। देखो यहां पर इसको सपोर्ट किया, एक वर्टिकल वायर यहां पर है और दूसरा वर्टिकल वायर यहां पर है। आप देखो हिचका होता है ना स्विंग, जिसके हम झूला झूलते हैं, झूला हम गुजराती में हिचका बोलते हैं, तो हिचका बोलते हैं झूला। तो जो झूला है वही आप देख लो ना बागीचे में होता है, बच्चे जब खेलने जाते हैं झूला झूलने जाते हैं तो वहीं पर वही है। ये नीचे झूले के नीचे एक पट्टी प्लेट लगा हुआ है और यहां से बच्चा थोड़ा टेढ़ा बैठा हुआ है, यहां पर टेढ़ा बैठा हुआ है बच्चा, यहां से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लिया, एक साइड बैठा हुआ है बच्चा, छोटा बच्चा है तो उसको क्या डर लगता है तो एक साइड बैठ जाता है। तो वैसा वाला एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? डेटा पढ़ते, अ लाइट रोड ऑफ लेंथ एल is suspended from a support horizontally by means of 2 vertical wires A and B of equal length as shown in figure। यार अच्छा यहां पर आपको फिगर दी है, फिगर ना भी दे तो भी आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। फिर क्या लिखा है? द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए, मतलब कि वायर ए, यहां पर जो वायर ए है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ए, तो इसको लिख देते ए ऑफ ए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए ऑफ ए मतलब कि पहले ए वायर का सेक्शन एरिया। तो क्या लिखा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। बी से आधा है, मतलब सामने सीधा ले जाओ, इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल करना है तो बी को मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब बी ऑफ एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी को डिवाइड कर दूंगा, बी स्मॉल लिया है तो स्मॉल लिखो, ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी बाई 2 हो गया। देखो स्टेटमेंट जो लिखा है वैसा ही सीधा लग दो। क्या लिखा है? ए इज हाफ ऑफ बी, तो बी का हाफ कर दो, खत्म, ज्यादा वहां पर टेंशन नहीं लेना का है। फिर क्या लिखा है? द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए, यंग्स मॉड्यूलस दिखाया जाता है वाई, तो उसको बोल देंगे वाई, कैपिटल वाई ए। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए इज ट्वाइस द बी, मतलब कि ट्वाइस द बी, यहां पर लिख दो 2, ट्वाइस द बी, वाई बी, खत्म हो गया, रिलेशन मिल गया हमें, यहां से रिलेशन मिल गया, यहां से रिलेशन मिल गया। आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ वेट डब्ल्यू इज हैंग एज शोन। यहां पर देखो बच्चे का वेट है, उसको डब्ल्यू बोल दिया है, वो लटकाया गया, बच्चा लटक रहा है, यहां से बच्चे खेलते रहते हैं, लटक भी जाते हैं क्या यार। तो वेट डब्ल्यू हैंग यहां पर लिखा हुआ है, वेट डब्ल्यू हैंग एज शोन इन फिगर। सो द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो एक्स क्या है? डिस्टेंस है, ए लाइन से डिस्टेंस, ए स्ट्रिंग से डिस्टेंस है, वेट डब्ल्यू जो बच्चा लटक रहा है उसका वहां पर डिस्टेंस है। वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट डब्ल्यू प्रोड्यूसेस इक्वल स्ट्रेन, मतलब क्या हुआ? देखो स्ट्रेन का मतलब होता है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी, वो बोला है। अब देखो दोनों वायर की लेंथ इक्वल है, तो मैं आपको सीक्रेट बता देता हूं, डेल्टा एल ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बी होगा, क्योंकि नीचे जो एल ए है यहां पर एल बी है, दोनों वायर इक्वल है तो वो तो इक्वल ही होगा ना, ओरिजिनल वायर इक्वल है। अरे दोनों एज का वो जो स्विंग होता है ना, वहां पर दोनों जो होते हैं वायर वो तो इक्वल ही होते हैं, बिल्कुल। तो क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है और उसकी 4 वैल्यू दी है, एल बाय 4, एल बाय 2, 2 एल बाय 3, 4 एल बाय 5, 4 वैल्यू दी है। कंडीशन है सिग्मा ए मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बी, मतलब कि डेल्टा एल ए मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल बी। तो यहां पर दिया गया है लेंथ दोनों के इक्वल है, एल ए इज इक्वल टू एल बी, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया बी बाई 2। यहां पर देखो हम देख लिया, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है? वाई ए इज इक्वल टू 2YB, तो यहां से देखो, यहां से इसको पकड़ के यहां पर उठाकर फेंकते हैं, तो इसको फिर निकाल दो यार। एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी, मतलब कि स्ट्रेन दोनों के इक्वल है, वो दी गई है, और यहां पर हमें ढूंढना है एक्स, डिस्टेंस जो है वो।
कैसे ढूंढेंगे यार? इक्वेशन जब भी आपको प्रॉब्लम हो इक्वेशन सारे लिख दो। सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई। एप्सिलॉन ढूंढना है, हम एप्सिलॉन ढूंढना है, तो एप्सिलॉन को क्या मैं लिख सकता हूं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू सामने सिग्मा बाय ए, इसका क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय ए, और उसके साथ वाई पड़ा है, उसको नीचे वाई नीचे डाल दो, खत्म हो गया। ए नहीं वाई, तो आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ बाय ए वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ए बाय एफ ए ऑफ ए वाई ऑफ ए इक्वल टू एफ बी ए बी वाई बी। क्या एफ है हमारे पास? है नहीं है। एफ बी है क्या? वो भी नहीं है। ए ऑफ ए है क्या? ए ऑफ ए है, यहां पर रख दो, ए ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी बाई टू। और वाई है, यस वाई भी है, वाई का भी वाई इज इक्वल टू टू भी, यहां पर रख दो सारे, यहां पर आ जाएगा, यहां पर एक है, यहां पर टू, ए बी टू, यहां पर टू वाई भी आ जाएगा, दोनों दोनों कैंसिल कर दो, यहां से दोनों कैंसिल कर दो, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देखो यहां पर, देखो यार, यहां पर बोला है सिग्मा जो है, या तो क्या बोला है? सिग्मा नहीं बोला है, एप्स चेंज ऑफ लेंथ बोला है ना, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहां पर कांस्टेंट है, तो उस यहां हिसाब से मिल गया हमें एफ ए, जो कि हम टी ए भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एफ ए इज इक्वल टू टी ए, एफ बी इज इक्वल टू टी बी। तो दोनों इक्वल है ऐसा बोल रहे हैं, इक्वल है वैसा बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया इक्वल है तो इक्वल ही आएगा ना यार, पता है वहां से भी चल जाता है। अब क्या करें इसको? कैसे एक्स को ढूंढे यार? आप देखो, मोमेंटम नामक प्राणी को तो पढ़े होंगे, कैसे मोमेंट लेना है ऑब्जेक्ट का। अगर यहां पर मैं इसको बोल दूं यहां पर सेंटर, और यहां पर हिंज बोल दूं, यहां पर हिंज, ठीक है, इसको बोल दो ओ, और यहां पर कुछ डिस्टेंस है एल, और यहां पर मैंने दिया फोर्स इसको एफ, तो मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ मुझे चाहिए, तो क्या करूंगा? मोमेंट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। पता है ना? हाँ पता है, इतना पता है तो आपको इक्विलिब्रियम के रूल भी सारे पता होंगे। क्या होंगे? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम है तो सारे वर्टिकल फोर्स का एल्जेब्रिक सम ले लो, मतलब कि डायरेक्शन कंसीडर करनी है तो उसका सम जीरो आएगा। वही सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लो तो उसका सम भी जीरो आएगा। डायरेक्शन कंसीडर करनी है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव फोर्स हो तो पॉजिटिव लिखो। और वही एप्लीकेबल है समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स। एल्जेब्रिक मोमेंट ले लो तो जीरो आएगा, वही यूज करना है यहां पर। देखो यहां पर मोमेंट में यहां से जो ब्लैक कलर का रोड है उसका वेट नहीं गिना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर ए पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर सी है, यहां पर बी ले लेते हैं। तो मोमेंट आप ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी ले सकते हैं, सी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सी के साथ लेने में मजा आएगा क्योंकि डब्ल्यू अननोन है, तो वैल्यू हमें डब्ल्यू के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो लेते हैं हम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो टेक मोमेंट अबाउट ची। ची के साथ मोमेंट लेते हैं तो क्या होता है? यहां पर देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टी है, मतलब कि एफ है। तो यहां पर मोमेंट लेते हैं तो कौन सी डायरेक्शन बनती है? क्लॉकवाइज। तो यहां पर लिख देते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स, और बी का मोमेंट ऊपर आएगा तो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स घूमेगा तो उसको हम यहां पर लिख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। कितना होगा? एफ बी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस मुझे बताओ। तो पूरा है एल माइनस एक्स, देखो पूरा है एल, उसमें से एक्स निकाल दो तो एल माइनस एक्स। तो नीचे अब आ जाओ, देखो यहां पर नीचे आ जाओ, वही लिखा है ऊपर, देखो वही लिखा है एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ बी एल। अब तो यार पप्पू हो गया यहां पर सवाल ही। एफ ए इज एफ बी है वो तो पता ही है, तो यहां पर एफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है? एक्स प्लस एक्स 2x माइनस एल, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। दिख रहा है? देखो बी जवाब है हमारा, बी सही आंसर है, बी आंसर आ गया बी। तो वैसे ही यार इजी इजी क्वेश्चन ही होते हैं, आप ज्यादा इतना टेंशन मत लो। अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। क्या लिखा है? अ स्टोन ऑफ मास m
मतलब एक पत्थर है, उसका मास है m, is attached to one end of wire of a cross section area। देखो यार, हम बच्चे जब थे, यार आप बच्चे हो लेकिन मैं जब था बच्चा, तब हम ऐसे पत्थर और एक एक जो रस्सी लेते थे और एंड में पत्थर लगाते थे और उसे देखो खेलते थे। वो तो आपको पता है, आप काफी बार खेले होंगे, तो वही है। तो यहां पर क्या बताया है कि यहां पर देखो आपके हाथ में पत्थर का दूरी का एंड है यार, यहां पर पत्थर लगाया है और इसमें हम काफी अलग अलग गेम्स खेला करते थे, बिल्कुल खेलते थे। तो वही वाला है। अब क्या है कि जब सामने कोई दूसरा प्लेयर नहीं है तो उसको आप गोल गोल घुमा भी तो सको, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, ऐसे जैसे घुमाना है वैसे घुमाओ। तो लिखा है स्टोन ऑफ मास m इज अटैच टू वन एंड ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a, इसका एरिया a है एंड यंग मॉड्यूलस y है। द स्टोन इज रिवॉल्व इन हॉरिजेंटल, देखो हॉरिजेंटल सर्कल में, मतलब कि स्टोन ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। स्टोन इज रिवॉल्व इन a horizontal circle at a speed such that which makes angle theta with vertical, so strain produced in the wire will be, oh यार क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है। देखो यहां पर, देखो ड्राइंग देखो, यहां पर वायर है और यहां पर स्टोन एंड पर लगा है, वो स्टोन को नीचे हम हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमा रहे हैं और एक थीटा जो है वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। हम यार ऐसी तो फोर्स एनालिसिस काफी बार पढ़ चुके हैं। तो मास जो है उसका एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg लगेगा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात अब छिड़ी है तो बोल ही देता हूं, मास का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड लगेगा, उसको बोलते हैं सिर्फ एफ सी ही बोल देता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर वैसे होता है लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखो उसके कारण यहां पर रोड पर टेंशन जनरेट होगी, टेंशन वही आपका फोर्स है, टेंसाइल लोड वही फोर्स है। तो इसमें फोर्स के टेंसाइल के दो कंपोनेंट ले लेंगे। यहां पर देखो थीटा एंगल है तो जेड का रूल हम पढ़े, जिगजैग जेड, यहां पर जेड जेड जेड, यहां पर थीटा जो भी होगा वही थीटा यहां पर होगा। तो थीटा यहां पर थीटा होगा, तो यहां पर अगर टी है तो नजदीक का एंगल, नजदीक के एंगल के बारी होगी तो टी कॉस थीटा और दूर का होगा तो साइन थीटा। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट यहां से लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या होगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दूसरा भी ले सकते हो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास नहीं है लेकिन ऊपर की वैल्यू है, तो यार मिल गया। फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो स्ट्रेस का इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। और स्ट्रेस स्ट्रेन सबका इक्वेशन हमें पता है, सारे इक्वेशन हम जानते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल। तो यहां पर सारी वैल्यू रख दीजिए यार। एप्सिलॉन यहां पर देखो, यहां पर तो यहां पर आप एफ बाई ए भी लिख सकते हो, फिर सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई आ गया। एफ की वैल्यू यहां से उठाकर नीचे डालो, देखो आंसर मिल गया है एम जी बाई ए कॉस ए बाई कॉस थीटा। देखो ड्राइंग से या तो ऊपर के क्वेश्चन से आंसर डिफिकल्ट लगता है लेकिन इक्वेशन इतने डिफिकल्ट होते नहीं है। तो आंसर नंबर बी हमारा सही जवाब है। उसके नीचे देखो सब्सक्राइब बटन आया है, देखो सब्सक्राइब कर लो चैनल। अब हम आ पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और क्या है ऐसे क्वेश्चन आए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में से आया है। क्या है, अ कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रोन इनटू वायर ऑफ लेंथ। देखो यहां पर जो दिया है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, वो एक्चुअली एक डेफिनेशन दी हुई है। तो क्या है कि कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम मतलब कि यहां पर इतना अपने साइज में कोई भी शेप का कॉपर ले लिया और उसको खींच के तो खींच मेरी फोटो, उसको खींच के वायर बना दिया, लंबा सा वायर, ड्रोन इनटू वायर L, उसकी लेंथ कितनी L। When this wire is subjected to a constant force, ये वायर जो बनाया ना, उस वायर में इस वायर को थोड़ा फोर्स दिया है, कांस्टेंट फोर्स लगाया है,
कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो क्या है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस डेल्टा एल, तो मतलब जो वायर है ना थोड़ा इतना थोड़ा बढ़ गया, इतना उसका लेंथ इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल जितनी लेंथ इंक्रीज हुई। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा एल वर्सेस यहां पर जो ग्राफ अगर ऐसा है हमारा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन किसकी है, मतलब डेल्टा एल सामने आएगा, जो भी लिखा है 1/L है तो कुछ भी है 1/L होगा, या तो 1/L स्क्वायर होगा या 1/L स्क्वायर होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल पता है कब होगा, जब डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू सामने की टर्म होगी तभी होगा प्रोपोर्शनल, बाकी प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो ये तो पता होना चाहिए। अब देखो जो प्रॉपर्टी लिखी है ना डक्टिलिटी, देखो डेफिनेशन में कभी पूछी जा सकती है, ये भी इलास्टिसिटी की एक प्रॉपर्टी है। सो डक्टिलिटी इज अ property of a material by virtue of which metal could be drawn into thin wire। देखो अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मेटल ले लेते हैं, उसको अगर मेटल को हम खींचते हैं तो लंबा वायर अगर उस पर बना सकते हैं, खींचते जाओ मेटल को तो लंबा वायर उसको अगर बना सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। आपने काफी जगह पर देखा होगा। देखो गोल्ड होता है, सोना यार महंगी चीज है, उसको आप खींचोगे तो पतला वायर का फॉर्म ले लेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करना यार, गोल्ड यार 50,000 के ऊपर जा चुका है, 60,000 के आसपास है अराउंड, तो महंगी चीज है, तो महंगी चीज का वो इतनी मजाक मस्की अच्छी नहीं है। अब आप उसके जगह पर कॉपर ले लीजिए, कॉपर को भी आप खींच के वायर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफी महंगा है। एल्यूमिनियम पकड़ो, एल्यूमिनियम आप खींच के क्या कर सकते हो मुझे बताओ, या तो कॉपर का वायर ले लो खींच लो उसको, या जो वायर की उसकी जो डायमीटर है उसको खींचो और क्या पतला कर सकते हो। देखो वही जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स वंस इट इज स्ट्रेच। तो यहां पर मैंने एडिशनल आपके लिए एक डक्टिलिटी की डेफिनेशन यहां पर एडिशनल रख दी है, ताकि अगर एग्जाम में उसके हिसाब से क्वेश्चन आए तो आप कर सको। तो हम क्या करेंगे उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जो भी अगर आपको ऐसा लगे कि यहां पर कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है तो इक्वेशन लिख दो, स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एफ बाय ए, स्ट्रेन क्या है एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू वाई। तो यहां पर जो है इक्वेशन, उसके बाद हम लिख सकते हैं डेल्टा एल, यहां पर जो इक्वेशन है एफ, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, सिग्मा की जगह पर रख दे दो एफ बाय ए, वाई की जगह पर तो वाई लिखना पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल। देखो हमें रेशियो चाहिए डेल्टा एल टू एल का कुछ चाहिए यहां पर, तो डेल्टा एल को पावर में लेते डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए, भी हमने काफी बार तो कन्वर्जन किया हुआ है। देखो आप इसको याद भी रख सकते हो या तो ऊपर से डायरेक्ट बना भी सकते हो, जैसे आपकी कैपेसिटी वैसे आप करो। मैं सिंपली बोलूंगा ज्यादा इक्वेशन, बहुत ज्यादा इक्वेशन मत रखो जब सिंपल कन्वर्जन हो तो, क्योंकि ज्यादा इक्वेशन, जितने ज्यादा इक्वेशन बनेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये तो हमें पता ही हो गया। अब देखो और ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था हमारा जो भी था वो तो स्टोरी है, ठीक है। यहां पर जो है ऑब्जेक्ट वायर में उसको कन्वर्ट किया, वायर में उसको कन्वर्ट किया, उसका जो एरिया है वो ए है और उसकी लेंथ जो है वो एल है, सही है ना। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है खींच के उसको वायर बनाया, खींच के उसको वायर बनाया, तो ओरिजिनल ए है और एल उसकी लेंथ है, मतलब कि वॉल्यूम जो है उसका, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, अरे यार गीत नहीं वो सिंग यार, क्या ऐसा बोल रहा। तो इसका जो वॉल्यूम है, मतलब वायर को अगर मैं खींचूंगा, वायर को मैं खींचूंगा 1 किलोग्राम मैंने लिया चलो कॉपर, और उस कॉपर को मैं खींचता हूं वायर बना देता हूं, तो वो जो 1 किलोग्राम का जो कॉपर का वायर है वो वायर बनने के बाद भी वो 1 किलोग्राम ही रहेगा, और उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रहेगा। मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे मिलेगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहां पर y भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो यहां पर लिखते चलो। अब देखो ऊपर वाला इक्वेशन है ना एफ एल, ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर एल से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे एल से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि नीचे ए है, तो क्या हो जाएगा एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के बगल में एल लेता हूं, ए एल ए एल ए एल वाई। ए एल क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय एल, वो तो वॉल्यूम है और वो कांस्टेंट रहेगा,
तो यहां पर देखो फोर्स है हमारा, फिक्स फोर्स है, फोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फोर्स लिखा है ना, फोर्स हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वही फोर्स है। एफ हो गया, एरिया और एल दोनों जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको भी कांस्टेंट काउंट करेंगे। और वाई यंग मॉड्यूलस तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, उससे शेप शेष उसका कुछ भी लेना देना है, शेप साइज किसी से भी वाई का लेना देना नहीं होता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन में उसको डाल दो, क्योंकि निकालने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन किए तो फिर उसको रिमूव करने के लिए ऑपोजिट साइन करेगा, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। हमें यहां पर आंसर मिल गया है, कौन सा आंसर है यहां पर, बी नंबर, बी नामक आंसर हमारा है। मतलब कि यहां से अगर हम ग्राफ बनाते हैं डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, तो क्या आएगा, रियल ऑब्जेक्ट में ए वाला स्ट्रेट लाइन आएगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ए वाला ग्राफ स्ट्रेट आएगा, क्योंकि यहां पर जो है वो वॉल्यूम एरिया जो है कांस्टेंट नहीं रखना है, क्योंकि पहले स्टेट में लिखा है कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम बी ड्रोन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल, तो यहां पर है एरिया कांस्टेंट, यहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखना है, मतलब एरिया कम होगा और उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो अगला यार ग्राफिकल क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकते हैं, देखो ग्राफ आपको दिया होगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है डेटा, वैसा भी हो सकता है। तो एग्जांपल नंबर 11 क्या है, फिगर शोज ग्राफ ऑफ द एक्सटेंशन, मतलब लंबाई बढ़ी, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेच हुआ, वही है उसका सिनोनिम है। डेल्टा एल ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर, ठीक है, लेंथ दे दी है, यहां पर लेंथ दे दी है 1 मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम अ टॉप ऑफ रूफ, देखो यहां पर एक वायर है, उसका लेंथ है 1 मीटर, सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ एट वन एंड विथ लोड डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू लोड लगाया है, तो क्या होगा, देखो ओरिजिनल लेंथ तो उसकी एल थी, उसमें थोड़ा इंक्रीज होगा, एल प्लस थोड़ा डेल्टा एल बढ़ेगा, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर एरिया भी दिया गया है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, द यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर, यहां पर यंग बच्चा चाहिए, यंग वाई चाहिए, वाई चाहिए। देखो ग्राफ में से क्या मिलता है, यहां पर देखो ग्राफ, एक एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वहां पर डब्ल्यू दिया गया है, तो डब्ल्यू 80 हो गया न्यूटन, और वाई पर क्या दिया है, डेल्टा एल दिया है, डेल्टा एल और 10⁻⁴ का यूनिट है, मतलब यहां पर देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर, मिल गया सारे। तो देखो यहां पर सब चीजें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, a पावर 10⁻11 हो गया, यंग मॉड्यूलस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कभी नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। लास्ट वाला देखते -12, अरे नहीं होगा यार, 10 की 12 घात होती है उसकी, या तो 11 होगी या तो 9 होगी यार, गीगा होगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब यहां पर देखो ए और हमारा ए बी, यहां पर जो है सी है, सी और ये आंसर है डी, तो ये तो आंसर है, तो ए आएगा या तो सी आएगा, या 50-50 का मामला आ गया, यहां पर कौन बनेगा करोड़पति में, आपके पास 2 ऑप्शन यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर फोन ऑफ फ्रेंड आप एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे, अभी आप देख पाओगे लेकिन एग्जाम में तो नहीं होगा। तो गिवन डेटा क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, डब्ल्यू मतलब फोर्स दिया हुआ है 80 न्यूटन, चेंज ऑफ लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, और हमें यंग मॉड्यूलस मतलब वाई ढूंढना है, वाई 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 जनरेशन को मिला है इक्वेशन, वाई ढूंढना। तो स्ट्रेस है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, स्ट्रेन है एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल, सिग्मा इज इक्वल टू वाई बाय वाई, तो यहां पर सिग्मा की जगह पर लिख देंगे एफ बाय ए, वाई की जगह पर लिख देंगे वाई, डेल्टा एल एप्सिलॉन की जगह पर डेल्टा एल बाय एल। अब इसमें एफ की वैल्यू क्या दी है हमें, एफ की वैल्यू क्या दी है हमें, बिल्कुल दी है, एल की वैल्यू है हमारे पास, यस, एरिया है हमारे पास, डेल्टा एल है, तो रख दीजिए सारी वैल्यू, रख दीजिए सारी वैल्यू, यहां पर अगर देखो देखो यहां पर दिखाता हूं मैं, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस आ गया 2, देखो बाकी सारे 10 के पावर है, मतलब 2, यहां पर क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, ये तो था ही नहीं आंसर, ये भी आंसर नहीं था, 2 3 आ गया, आंसर आ गया हमारा 1। अब 10 की पावर आपको चाहिए तो कर लीजिए, 2 पावर 10 पावर 11 हो जाएगा, यहां पर है -6
-6 नीचे का है -4, ऊपर जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा 10, ऊपर एक पड़ा है यहां पर 11। तो हो गया हमारा आंसर, तो मिल गया है हमें। सो आंसर नंबर हमारा है ए इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट नहीं है, यहां पर ए हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत ही पूरा कोर्स लगेंगे, सबसे इजी से इजी क्वेश्चन से लेकर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग JEE नीट एंड JEE एडवांस के सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच।